हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के हमारे लाइव टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें लाइव टेस्ट 12 भी सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है। ठीक है, टोटल 25,000 प्लस एस्पिरेंट्स ने इस टेस्ट को दिया। 4 अगस्त को हुआ था इसका डिटेल्ड एनालिसिस, और साथ के साथ इसका मैथ्स का सोल्यूशन भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखे जाए, ये टेस्ट हार्ड साइड था थोड़ा, और इसका एनालिसिस कुछ इस तरीके से अभी आपके सामने आएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, और कुछ फ्री प्लेलिस्ट है। अगर आप अभी क्विकली 1 महीने के अंदर जो चीजें आपकी छूट गई हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, वो कवर करना चाहते हैं, तो मैथ्स की ये प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट रहेगी। एसएससी सीजीएल मैथ्स क्रैश कोर्स वाली, इसमें ज्यादातर टॉपिक्स के अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक सीक्वेंस में, टाइप वाइज मैक्सिमम टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे कम से कम टाइम में। तो ये प्लेलिस्ट जरूर कर लेना। ऐसे ही जीके के क्रैश कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो सब्जेक्ट आपका छोटा हो। करंट अफेयर्स की क्लासेस अवेलेबल हैं। बाकी मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके लिए 1 मंथ की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी एसएससी सीजीएल के लिए लेके आऊं, जिससे आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे कर पाएं कि इस महीने में क्या क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हर संडे को लाइव टेस्ट होता है सीजीएल टीयर 1 के लिए, और सीएचएसएल टीयर 2 के लिए आपका जो टेस्ट होता है वो आपका हर वेडनेसडे को कंडक्ट कराया जाता है। टेलीग्राम पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसका भी एक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, और इसी तरीके से मैं उसका भी एनालिसिस करता हूँ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू गिव मोर टेस्ट ऑफ आरबी, यू कैन बाय द पेड टेस्ट सीरीज। अब हम अपने आते हैं टेस्ट पे। ये वाला टेस्ट लगभग 25,573 एस्पिरेंट्स ने दिया, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करते हैं वेबसाइट के अंदर ही, तो सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज आपको दिख जाते हैं। जिसमें ग्रीन है तो मतलब सही है आपका, रेड है तो गलत है, और कोई भी कलर नहीं है तो मतलब आपने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। और व्यू सोल्यूशन पे करके आप पूरा सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। सारे सोल्यूशन वहां पे ऐड कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो एस्पिरेंट्स के मार्क्स कैसे रहे, 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ एक ही एस्पिरेंट थे इस पर्टिकुलर टेस्ट में, और 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले 12 एस्पिरेंट्स। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो 130 से ज्यादा स्कोर करने वाले आउट ऑफ 25,000 एस्पिरेंट्स ओनली 3507 एस्पिरेंट्स थे। ठीक है, 120 से ज्यादा स्कोर करने वाले 7014 एस्पिरेंट्स थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे परसेंटाइल देखने की कोशिश करूंगा, तो हमारे पास परसेंटाइल कुछ इस तरीके से चलेगी। 180 या 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास 100 परसेंटाइल रहेगी। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे परसेंटाइल शो होगी। अगर एवरेज स्कोर की बात करें ओवरऑल टेस्ट में, वो 98.62 रहा है। मीडियन स्कोर 106 मार्क्स रहा है, और टॉप 15 का अगर एवरेज निकाला जाए तो 173.07। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे का जो सेक्शनल मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसमें थोड़ा सा एक इशू है। डेटा फैच करते टाइम हल्का सा कुछ इशू आ रहा है बैकएंड पे, जिसलिए 25,000 एस्पिरेंट्स ने जो टेस्ट दिया था उनमें से कुछ 16,700 एस्पिरेंट्स के आसपास का ही डेटा फैच हो रहा है सेक्शनल, जब मैं डेटा निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे उनका एनालिसिस दिखा देता हूँ सेक्शनल का। जिसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन इजी था कंपेटिवली। एवरेज स्कोर लोगों का 40 रहा है, और मीडियन स्कोर 43 रहा है। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल अच्छा था, 25.45 मार्क्स एवरेज रहा है, मीडियन स्कोर 27.5 रहा है, जिसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 39 एस्पिरेंट्स हैं। जीके का लेवल अगर हम देखें तो काफी हार्ड रहा है। एवरेज स्कोर 11.5 के आसपास रहा है, मीडियन स्कोर 11 रहा है, और इंग्लिश का स्कोर भी अच्छा रहा है, इंग्लिश का लेवल भी अच्छा रहा है, जिसमें एवरेज स्कोर 25.24 और मीडियन स्कोर 27.00 रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी की सारी चीजें चली हैं। 12 मॉक्स हो चुके हैं, सारे के सारे मॉक्स का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या रहेगा। और आज के मॉक में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आपने ये वाला टेस्ट दिया है, तो अगर सीजीएल एग्जामिनेशन होता और कट ऑफ निकलती इस पर्टिकुलर पेपर की, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहती वो 115 से लेके 120 की रेंज में रहती इस वाले पेपर की। ठीक है, जो इस पेपर का लेवल था उस हिसाब से, और बाकी कैटेगरीज में थोड़ा सा और कम इससे मार्क्स रह सकते थे। तो अगर आपका 120 प्लस इस पर्टिकुलर टेस्ट में आया है, तो प्रिपरेशन आपकी ठीक चल रही है, अपनी तैयारी को और आगे तक लेके जाते रहिए। ठीक है, टेस्ट का लेवल हार्ड है तो ये 120 जा रही है। अगर टेस्ट का लेवल इजी होता तो वहीं जो सेफ स्कोर होता वो 140 135 की लाइन में भी होता। जैसे आप अलग अलग टेस्ट देख सकते हैं आरबी के जो अब तक हुए हैं 12, तो हर टेस्ट के अंदर जो
स्कोर रहा है, सेफ स्कोर, वो वेरी करता है। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। जैसे एक शिफ्ट थी हमारे पास, जो मॉक टेस्ट 6 था, उसमें अब जो सेफ स्कोर था वो 137 से 142 के बीच में भी था, ठीक है, जबकि यहाँ पे 115 से 120 की रेंज में ही है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द मॉक ये स्कोर वेरी करता है, ठीक है। तो अच्छे लेवल के टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप अलग अलग टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं कहीं बहुत ईजी होते हैं, कोई मॉडरेट बनाते हैं, कोई मॉडरेट प्लस या माइनस। तो हमारे जो टेस्ट रहते हैं मॉडरेट तो रहते ही है, कुछ का लेवल मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा तो वो हार्ड साइड चले जाते हैं, कुछ मॉडरेट से थोड़े इजी रहते हैं, ठीक है। जनरली मॉडरेट मान के चलिए। तो एक ठीक ठाक टेस्ट सीरीज जिसमें आपको ऑटो स्किपिंग बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे, ठीक है, जैसे सीजीएल है एग्जाम, तो हो सकता है वो 1 महीने के बाद आपका कंडक्ट कराया जाए। सितंबर अक्टूबर एसएससी ने डेट दे रखी है, तो उसमें जब भी होता है तो जैसे एग्जाम की डेट्स आ जाएंगी तो उसके पास वाले मॉक्स का लेवल हम थोड़ा सा पहले से डाउन कर देंगे, जिससे कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम वाली फीलिंग मिलनी स्टार्ट हो जाए। अभी थोड़ा सा हार्ड इसलिए रखते हैं कि आपको कुछ सीखने को भी मिले, ठीक है, आपका आर्ट ऑफ स्कीपिंग भी बेटर हो और आप चीजों को पढ़े। और ज्यादा से ज्यादा आप ये ना हो कि हाँ यार मेरे प्रीवियस ईयर में 150 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी आपने ढीली कर दी और एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल पेपर आ गया तो आप फिर कंफ्यूज हो गए वहां पे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हैं ये सारे के सारे टेस्ट। ऐसे हम CHSL का बनाते हैं, उसका लेवल भी हम मॉडरेट ही रखते हैं, टीयर 2 का मॉडरेट या मॉडरेट प्लस, जिससे कि अच्छे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ मॉक में होती रहे और आपको समझ आता रहे कैसे करना चाहिए एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट। और जब कम टाइम होता है और आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शॉर्ट मेथड ढूंढने लग जाता है क्वेश्चंस के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप टाइमली एग्जाम को कर पाए, ठीक। तो अभी टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आपको मिल ही जाएंगे, जो CGL 2025 को टारगेट कर रहे हैं या फिर CGL 2024 टीयर 2 को टारगेट कर रहे हैं, तो वो चाहें तो आरबी के कोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट कोर्सेज एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोर्सेज आर अवेलेबल। बाकी अब मैं मैथ्स के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे कराऊंगा, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है, ठीक है, 10 और sec की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। हमारे पास यहाँ पे एक भी इक्वेशन नहीं है, तो थीटा का अपनी मर्जी से कोई भी मान रख सकते हैं हम और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब थीटा का जो भी मान रखेंगे हमें ध्यान रखना पड़ेगा 2 ऑप्शन सेम ना बन जाए, वरना हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं इन ऑप्शंस को देख पा रहा हूं, तो अगर मैं थीटा को यहाँ पे क्या कर दूं, 0 डिग्री रख दूं, तो मेरे पास कोई दिक्कत होगी यहाँ पे -1 1 0 डिग्री पे चीजें, एक ये वाला ऑप्शन अजीब सा जाएगा क्योंकि कोसेक है और 1/0 ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। हम कोशिश करते हैं जब वैल्यू रखें तो हम थीटा को 0 नहीं रख सकते, 0 में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे सेम भी बन सकते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन 0 डिग्री रखने पे सेम हो जाएगा, तो वी कांट यूज 0 डिग्री। 45 डिग्री भी नहीं रख सकते क्योंकि 45 डिग्री रखने पे ये और ये ऑप्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई और ऑप्शन हम यहाँ पे थीटा को क्या रख लें, देखो 10 की फॉर्म में, सेक की फॉर्म में, थीटा को मैं यहाँ पे 60 डिग्री रख लूं क्या। 60 डिग्री इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 60 डिग्री रखने पे मेरे पास सेक बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा √310, तो आसान रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री रखूंगा तो यहाँ पे ऑप्शंस भी चारों डिफरेंट आएंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ये 1 + √3/2 बनेगा। ये मेरे पास यहाँ पे sin 60 √3/2 + 1/2 बनेगा, और ये मेरे पास बनेगा 2 इंटू में 2/√3, तो ये बनेगा मेरे पास 4/√3। तो 4 डिफरेंट आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 60 रख लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा √3, ये 2 - 1 1 बचेगा, ये मेरे पास √3 और यहाँ पे मेरे पास -1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 1 + 3/3, यही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे तो ये तो डिनोमिनेटर में 1 + 1 2 बच जाएगा, और इधर सोल्व करूंगा, देखो √3 - 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो यहीं पे कर देता हूँ √3 - 1, तो समझाने के लिए, बाकी तो आप मन मन में कर ही लेंगे। और आपको पता है, सॉरी +1 करेंगे, √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4 + 2 √3, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, √3 - 1 का, √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर दैट इज 3 - 1 2, ये आएगा। अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे 4 / 4 1,
और यहाँ पे बचेगा √3/2। 1 + √3/2 कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इस तरह का सवाल आपने बहुत बार किया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है रमन क्या करता है? अपनी इनकम का 65% खर्च कर देता है। तो इनकम, एक्सपेंस और सेविंग यही होता है। 65% खर्च करता है मतलब 65 खर्च करेगा अगर इनकम 100 है, तो सेव कितना करेगा यहाँ पे? 35। आगे बढ़ते हैं। अब इनकम बढ़ गई 25% से, तो ये हो गया 25 बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ गया मेरा 12% से, तो इसका 12% अगर मैं निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 के अंदर, तो 66 कैरी फॉरवर्ड और ये 78, 7.8, ये बढ़ गया 7.8। तो सेविंग कितने से बढ़ेगी? आप कहेंगे सर इसमें से ये वाली वैल्यू घटा देंगे और मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 17.2। हमें बताना है कितने % रमन की सेविंग बढ़ेगी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अप्रोक्सीमेशन में बताना है। आप कह सकते हो सर इसका 50% कितना होता है? 17.5 होगा, इसका आधा, उससे थोड़ा सा कम है, तो 50% के आसपास ही मेरा आंसर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बताना है। सारा डिवीजन में है, तो देखो सबसे पहले तो इसे रेशियो को सिंप्लीफाई करूंगा, ये आएगा 7/2, 1621 डिवाइडेड बाई 8। यहां पे करेंगे 56 और 7, 63/8। यहां करूंगा 28/3, और ये ऑफ है तो पूरा मल्टीप्लाई खींच देते हैं ब्रैकेट को, और ये आ जाएगा 1/9। अब देखो जब भी डिवीजन होती है तो हम पैरेलली में काट सकते हैं। जैसे 2 से इसे 8 को काटूंगा तो 4 आ जाएगा, 7 से काटूंगा तो 3, और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ये सब सिखा रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पे आएगा 4/3 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास अब पैरेलली कुछ काटने के लिए है क्या? 7 से कट जाएगा 4 जा, और ये जाएगा 9 जा। अब और कुछ नहीं कटेगा, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास 9 जा 81, 3 जा 243, और डिवाइडेड बाय 8 4 जा 32। अब अगेन डिवीजन है तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मेरे पास, ये इधर और ये इधर। तो मेरे पास 343 इंटू 3 तो 729 आ गया, 32 इंटू में 4 128। दिस इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर मेरा डी इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ले जाएगा आपका ये 45 सेकंड से 1 मिनट तक आराम से। अगला सवाल मेरे पास, चलो, एक इनलेट पाइप है, एक टैंक को 68 आवर्स में भर सकता है, और आउटलेट पाइप उसे खाली कर सकता है 81.6 आवर्स के अंदर। दोनों पाइप्स को साथ में खोल दिया, तो हमें बताना है कितने घंटे के अंदर टैंक कंप्लीटली खाली हो जाएगा। अब इसके लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जब एक भर रहा हो एक खाली कर रहा हो और हमें फाइनल बताना हो कितना टाइम लगेगा, तो आप कहते हैं सर आंसर होगा 68 इंटू में 81.6, जो दोनों टाइम दे रखे हैं। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, 81.6 माइनस 68। अगर ये वाली वैल्यू मैं घटाता हूं तो मेरे पास ये बचेगा 13.6, और पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर निकालना है तो हम कैसे करेंगे? देखो 8 6 48, यूनिट डिजिट आएगी 8, 6 से काटूंगा, 6 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी यूनिट डिजिट 8 मिल जाए? आप कहेंगे यार या तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 या 8, चार ऑप्शन में 8 दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही आंसर होगा 408। ठीक है, बाकी सोल्व करके देख लेना ये आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से यही आएगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है। चलो आगे, तो सारी कैलकुलेशन मैंने आपकी बता दी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी इसमें। अगला सवाल मेरे पास, एक नंबर n को अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से तो रिमाइंडर मिलता है 4। अगर 9n को डिवाइड करूंगा 7 से तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? आप कहेंगे सर 9n डिवाइडेड बाय 7। अब यहां पे क्या होगा? n को डिवाइड करूंगा तो फिर से रिमाइंडर 4 मिलेगा,
9 4 जा 36 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलता हूं। क्वेश्चन में कहता है मोहन को एक जर्नी कार से ट्रेवल करनी है, 35% डिस्टेंस उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करा, 45% डिस्टेंस उसने 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और रिमेनिंग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर टोटल डिस्टेंस को मैं क्या मान लूं, 100% मान लूं, तो वो डी होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, पहले 35% हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, किस स्पीड से कवर कर रहे हैं, 70 से। फिर मैं रिमेनिंग 45% को कवर कर रहा हूं किस स्पीड से, 135 से। बचा कितना मेरे पास, आप कहेंगे सर 45 प्लस 35 ये हो गया 80, तो 20% डिस्टेंस बचा जो किस स्पीड से कवर किया जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग स्पीड इज 60। सोल्व करके आंसर बता दो। आप देखेंगे यहाँ पे बस समझाने के लिए परसेंटेज डी वगैरह लिखा, आपको भी पता था ये सारी चीजें कटी जाएंगी। परसेंट डी सब जगह काट दो। यहां से काटूंगा, देखो ऊपर तो मेरे पास रह गया 100, नीचे 35/70 1/2, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे बचा मेरे पास 1/3, तो 2/3 है। एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 और प्लस 2 3 + 4 7, 600/7 मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, बिल्कुल आराम से आपकी जैसा आप करते हो वैसे ही कर रहा हूं। y - 1/y - 7 दे रखा है, हमें बताना है इसका मान क्या होगा। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको जब अलजेब्रा के क्वेश्चंस कराए थे मैंने सीजीएल के लिए 2023 के सारे क्वेश्चन अलजेब्रा के कराए थे, एक फॉर्मूला अलग से ड्राइव करके आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। अगर x + 1/x v के बराबर हो तो x + x⁵ + 1/x⁵ होता है ये v⁴ - 5v² + 5, और x - 1/x v के बराबर हो तो ये इसके बराबर होता है x⁵ - 1/x⁵ क्या, v⁴ + 5v² + 5। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये आएगा v दैट इज -7 -7⁴ + 5 -7 का स्क्वायर + 5, ये वैल्यू आएगी। अब आपको पता है मेरा आंसर -7 का मल्टीपल होगा। चार ऑप्शन में आप चेक करना चाहें -7 का कौन सा मल्टीपल है तो आप देख सकते हैं। अगर आप करेंगे भी तो सारी वैल्यूज आसपास ही है, 43 है, 52 है, स्टार्टिंग की 3 डिजिट सेम है ना, 57 है और 53। मान लो मैं पहली वैल्यू को चेक करता हूँ कि 7 से कट रहा है नहीं कट रहा, टू गेट माई आंसर। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 7 से काटूंगा 2 जा 14, फिर मेरे पास यहाँ पे 45, 3 बचेगा 34, फिर 6 बचेगा 63। ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो इससे ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज्यादा है 9, तो 9 तो 7 से नहीं कटता, तो ये वाली वैल्यू 7 से नहीं कटेगी। ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, 14 ज्यादा है, 14 7 से कटता है तो ये भी 7 से कटेगा। ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 7 से नहीं कटता, नहीं कटेगा। तो आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मेरी तकलीफ खत्म नहीं हुई, मुझे आंसर निकालना ही पड़ेगा। अब इन दोनों की यूनिट डिजिट देख लो, एक की 7 है और एक की 3 है। यूनिट डिजिट से कर लेंगे क्वेश्चन को सोल्व। आप कहेंगे सर ये 7 है, ये होता है 2401, यूनिट डिजिट 1 आएगी, यहाँ पे यूनिट डिजिट पॉजिटिव का ही बनेगा, 9 9 × 5 5 आएगी, और यहाँ पे 5 है, 5 + 5 0 बन जाएगा, बचा 1 1 × 7 7। जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 7। चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, चलें क्या आगे, अब हम कैलकुलेशन करनी है, कर लेना, आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक आदमी ने 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से कुछ पैसे उधार लिए 3 साल के लिए पहले, फिर 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे लिए बियॉन्ड 3 इयर्स। टोटल पैसा उसने 7 साल के लिए लिया और 7 साल के अंत में जो उसे ब्याज मिला वो इतना मिला। तो हमें बताना है कितने पैसे उसने उधार लिए थे। आप कहेंगे सर जितना भी पैसा उसने उधार लिया था उसे मैं फिलहाल 100% मान लेता हूं। तो पहले 3 साल के लिए उसने 15% के हिसाब से लिया, 15 × 3 45% ब्याज के तौर पे मिल गया होगा उसे प्रिंसिपल का। फिर उसने 10% के हिसाब से आगे के सालों के लिए लिया। टोटल पैसा 7 साल के लिए लिया गया था, तो 3 साल स्टार्टिंग हो गए, तो बचे कितने साल, 7 - 3 4 साल। 4 साल 10% के हिसाब से तो ब्याज कितना, 40%। टोटल कितना हो गया मेरे पास, ये 85% उसे
प्रिंसिपल का क्या मिलेगा, ब्याज के तौर पे मिलेगा, जो कि दे रखा है मुझे 8797.5। हमें वैल्यू बतानी है 100% की क्या होगी। अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो 85%, अगर ये 8500 होता मेरे पास तो 100% कितना हो जाता, आप कहते सर वो तो पूरा का पूरा 10,000 हो जाता, लेकिन 85% ही इससे कितना ज्यादा है, लगभग 300 ज्यादा है। तो 100% 300 से थोड़ा सा और ज्यादा होगा, 300 से थोड़ा सा और ज्यादा क्या वैल्यू हो सकती है मेरे पास, अगर आप ध्यान देंगे तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही बैठेगा। ठीक है, 85% पे वैल्यू 300 कुछ ज्यादा है, और 100% पे वैल्यू कितनी ज्यादा होनी चाहिए। मैं एक अप्रोक्सीमेशन आपको बता रहा हूं कि आपके पास क्या डायमेंशन बचेगी, लगभग ये क्या है इसका 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, 3.5 टाइम्स मान लो तो 100 भी 3.5, तो ये मेरे पास 10,350 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से कर रहा हूं, तो मेरा यही ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। बाकी अगर आप बेसिक से करना चाहें तो इसकी कैलकुलेशन आप सोल्व करेंगे और आंसर कर लेंगे चारों ऑप्शन देखते हुए। ठीक है, ऑप्शन दूरी पे थे तो मैंने अप्रोक्सीमेशन कर लिया, वरना ये पूरा का पूरा कट भी जाएगा और आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। चलूं क्या आगे, अब मैं अगला सवाल मेरे पास कहता है 55% समिता की इनकम 88% भैरव की इनकम के बराबर है, तो 55% ऑफ समिता बराबर हो गया 88% ऑफ भैरव। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा समिता बाय भैरव, 11% से काट दूंगा तो ये 8/5 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर समिता की इनकम पहले से 3450 ज्यादा होती और भैरव की इनकम 4950 ज्यादा होती, तो उनकी इनकम का रेशियो हो जाता 6:5। तो हमें बताना एक्चुअल कंबाइंड इनकम क्या होगी समिता और भैरव की। आप कहेंगे सर कंबाइंड इनकम अगर मैं रेशियो के टर्म्स में देखूं तो यहाँ पे मुझे 13 रेशियो दिख रहा है, तो चांसेस हैं जो मेरा आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। अगर आप चेक करना चाहें चारों ऑप्शन में 13 का मल्टीपल, तो हो सकता है एक ही ऑप्शन हो तो आपको आंसर मिल जाए, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। तो फिलहाल मैं इसे पूरा बेसिक से करने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि सर समिता की इनकम 8x मान लेता हूं और भैरव की इनकम को मान लेता हूं 5x। अगर समिता की इनकम कितनी ज्यादा होती है यहाँ पे 4950 ज्यादा, सॉरी 3450, ये 3450 ज्यादा होती और ये मेरे पास 4950 ज्यादा होती, तो इनकी इनकम का जो रेशियो बन जाता वो बन जाता 6:5। तो हमें अब सोल्व करके 13x का मान बताना है। आप कहेंगे सर देखो ये 5 कॉमन आ रहा है, यहां से भी काट दो और यहां से भी काट दो, 5 से इसे काटूंगा तो मेरे पास 990 आ जाएगा। अब इसे 6 में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 990 को, तो 6x है 8x है, तो क्या बचेगा मेरे पास 2x बचेगा। और ये 990 इंटू में 6 माइनस दिस आएगा, 99 इंटू 6 करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 5940, इसमें से घटाना है 3450 को, तो ये वाली वैल्यू 90 और यहाँ पे मेरे पास 40 और ये 2। x का मान कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1245, और 13x अगर मुझे निकालना है तो इंटू 13। यूनिट डिजिट से करेंगे तो 3 इंटू 5 यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो सकता है, बाकी और किसी में है ही नहीं 5। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। तो अगर मैं दो ट्राइंगल बनाता हूं, एक ट्राइंगल मान लो पहले मैंने ऐसा बनाया, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR और एक ट्राइंगल है मेरे पास SQR, जिनका दोनों का बेस क्या है, सेम है, QR है, और P और S सेम साइड पे हैं। तो P इधर है तो मेरा S जो साइड होगी वो भी इधर ही पड़ेगी। अब आगे एंगल क्या दे रखा है, QSR 75 है और QPR 120 है। तो एक काम करते हैं ना, देखो अब उधर उधर जगह है नहीं, मेरे पास QPR बड़ा है 120 और QSR 75 है, तो मैं इस पॉइंट को S मान लेता हूं और अंदर कहीं एक पॉइंट बना लेता हूं P। कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन आपको सही करनी है, कंस्ट्रक्शन गलत कर दोगे तो मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। तो मैंने कहा QPR मेरे पास क्या है 120 और ये 75। ठीक है, देखने में सही लग रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही, नहीं। और दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड मेरी इसके बराबर है। हमसे पूछा है एंगल SRP बता दो, SRP, मुझे ये वाला कोण बताना है कि क्या हो। बड़े इजीली आप कर लेंगे। आप कहेंगे सर पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल को अगर देखूं तो अगर ये वाला एंगल मेरे पास थीटा
तो ये पूरा एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा, है ना। अगर छोटे वाले ट्रायंगल को देखूं, पी क्यू आर को देखूं, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मेरे पास अगर ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, थीटा माइनस अल्फा चाहिए। अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर 75 प्लस 2 थीटा किसके बराबर, 180। तो 2 थीटा मेरा किसके बराबर हो गया, 180 माइनस 75। सिमिलरली अगर मैं 2 अल्फा निकालूंगा तो ये किसके बराबर हो गया, 180 माइनस 120। और अगर मैं इन दोनों को घटा दूं आपस में और 2 से डिवाइड कर दूं, तो आप कहेंगे सर थीटा माइनस अल्फा कितना होगा मेरे पास, 180 से 180 कट जाएगा, 120 में से 75 को घटाऊंगा तो 45 और डिवाइडेड बाय 2 बचेगा, दैट इज 22.5। दिस इज माय आंसर। चलेंगे आगे, क्लियर हो गया सभी लोगों को। अगला सवाल हमारे पास, कहता है मेरे पास दो जा रहे हैं ए और बी, जिसके अंदर पी और क्यू लिक्विड है। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, पी और क्यू और जार एक ए ले लिया मैंने और एक बी ले लिया। ठीक है, पहले जार में 4:17 है और दूसरे जार में कितना है, 1:13। कहता है 6 लीटर जार बी का और 9 लीटर जार ए का हमें मिक्स करना है। तो हमें बताना है पी और क्यू न्यू मिक्सचर में क्या होंगे। इसका 6 और इसका कितना, 9। अब ध्यान से पढ़ना, जार बी का पहले लिखा हुआ है 6 लीटर, कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था ये क्वेश्चन, इसलिए जानबूझ के। तो सबसे पहले हमें लेने से पहले इनकी क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम 6 या 9 लीटर लेंगे। तो ये 7, 17 और 4 ये क्या हो गया, 21। और ये कितना है मेरे पास, 14 है। तो रेशियो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, सॉरी 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब दोनों जगह यहां पे भी 42, यहां पे भी 42, क्वांटिटी दोनों की इक्वल हो गई। अब इसमें से मुझे 9 चाहिए और इसमें से मुझे कितना चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशन होगा इन दोनों का इतना इतना होगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे ये चीज दिख रही है कि जो क्वांटिटी, जो रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे भी मुझे 18 रेशियो सब में मल्टीप्लाई करना है, यहां पे भी 18 से मल्टीप्लाई करना है सभी रेशियो में, और फिर पी और क्यू को ऐड करके अपना आंसर बताना है कि दोनों में पी कितना है, इन दोनों का सम, फिर इसमें क्यू सम। तो 18 तो सब जगह कॉमन आएगा ना, वो कट जाएगा, तो इसे है कि ही आप काट दो और मेरे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या होगा, 4 + 1 5 और 17 + 13 दैट इज 30, और ये आ गया मेरे पास 1:6। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है। देखो ओरली कर सकते हो, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है आपको, ये x² - 4 है तो आप इसे x + 2 x - 2 देख ही पा रहे होंगे। और अगर मैं उसे सिंप्लीफाई करूं, देखो 5x है मेरे पास, x² - 5x + 6x² बनेगा। 5x को कैसे ब्रेक करें, -2x - 3x लिख सकता हूं, +6, और ये मेरी इक्वेशन है। x को कॉमन लूंगा, x - 2 आएगा, x को कॉमन लिया ब्रैकेट में x - 2, फिर -3 को कॉमन लिया, फिर x - 2, फिर इसमें कॉमन लूंगा आगे में, तो मेरे पास यहाँ पे x - 3 और ये x - 2 आएगा, डिवाइडेड बाय x + 2 x - 2, और क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे ही कर दिया, और ये बिना पेन चलाए भी काफी बच्चों ने देख लिया होगा कि इसका आंसर भैया यही बनेगा। ठीक है, x - 3 x + 2, बिना पेन के ये काम मन में कर दिया होगा आधे से ज्यादा बच्चों ने। बाकी अगर आपको लगता है यार ये कैलकुलेशन या एग्जामिनेशन में मुश्किल ऐसा दे दिया जिसे आप फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं कर पाए, तो उसमें आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर देखो x के फॉर्म में है ना मेरे पास, x का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, तो आपको भैया मैं कर देता हूं x को 0। सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिंप्लीफाई होकर इनमें से आएगा। अगर x को 0 करता हूं तो यहाँ आ रहा है 3/2, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे -3/2 और यहाँ पे 3/2। अब दो ऑप्शन सेम बन रहे हैं, चलो फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अगर x को 0 करा तो यहाँ पे बचेगा 6/-4 दैट इज -3/2। तो मेरे पास या तो ये सही होगा
या फिर मेरे पास ये सही होगा। अब फंस रहे हो तो x को 1 कर दो। अगर मैंने x को 1 कर दिया तो यहां पे क्या होगा मेरे पास -2/3, ये बनेगा -2/3 और ये वाली वैल्यू क्या बनेगी -2/-1, तो माइनस प्लस का 2 रह जाएगा। अगर मैं इधर रखूं x को 1 तो 1 + 6 7 - 5 2 और 1 - 4 डेट इज -3, तो ये आ गया -2/3, मतलब ये वाला सही है और यही करेक्ट होगा। तो इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं आप। चले आगे, कहता है 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है ना क्लास के अंदर वो हमें दे रखा है 16, 5 नए स्टूडेंट जोड़ दिए गए जिसकी वजह से एवरेज हो गया 16.6, सॉरी जिनका एवरेज था 16.6। हमें बताना है अब जो ये 25 स्टूडेंट्स बन गए इनका एवरेज क्या होगा। आपके ऊपर, आप डेविएशन से करना चाहो या फिर रेशियो मेथड से कैसे भी कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें जब दे रखे हो तो एक्चुअल वैल्यू मैटर नहीं करती, उनका रेशियो मैटर करता है, हम सबको पता है। तो अगर रेशियो की बात करूं तो ये आ गया 4:1। 4 स्टूडेंट का एवरेज है 16, एक का है इतना, 5 स्टूडेंट का एवरेज बता दो, क्वेश्चन बन गया ये। तो आप बेसिक से करते तो 4 × 16 + 16.6 डिवाइडेड बाय 5 कर देते, आपको आंसर मिल जाता। वरना आप डेविएशन कंसेप्ट से करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये 16 से कितना ज्यादा है, ये 0.6 ज्यादा है, ये 0। नेट डेविएशन कितना होगा 4 × 0 4 0, 1 × 0.6 0.6 का डेविएशन है, कितने में बटेगा 4 और 1 5 में बटेगा। एवरेज क्या माना था मैंने 16, सोल्व कर लो, ये क्या आएगा 16.12। क्वेश्चन हो गया खत्म। और ये मन मन में करने वाला है, इसमें पेन कुछ नहीं चलता। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं करता कि एवरेज भैया पहले 16 था, ये 16.6 हुआ, 0.6 बढ़ गया, कितने बच्चे हैं मेरे पास। अगर मैं टोटल सारे स्टूडेंट्स एज इट इज ले लूं तो आप कहेंगे सर 20 और 5 बाद में, तो चलो यहाँ पे रेशियो अगर कर लेते आप तो इसे कहते हैं 1 से मल्टीप्लाई और नीचे 5। वरना आप कहते सर देखो 0.6 बढ़ा है, 5 बच्चों पे बढ़ा है तो इंटू में 5, टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 20 और 5 25, 25 से डिवाइड कर दो तो ये इंक्रीज आ जाएगा पुराने एवरेज में। तो 16 प्लस दिस, मैक्स टू मैक्स आप एग्जाम में इतना ही लिखोगे इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा नहीं लिखोगे। और इतना भी लिख लिया तो 1/5 और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 16.12। ठीक है, डेविएशन कंसेप्ट अच्छे से सीख लो, बहुत टाइम बचेगा आपका एवरेज के क्वेश्चन में। कहता है एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 28 दे रखा है, इसे पिघलाया गया और स्मॉल कोन्स बनाए गए जिनका रेडियस 7 है और हाइट 4 है, तो कितने कोन ऐसे बनेंगे। तो अगर वॉल्यूम की बात करूं स्फीयर की, वो होता है 4/3 पाई r3। अगर मैं पिघला रहा हूं इसे तो मैं मान लेता हूं n कोन्स बनेंगे n, और एक कोन की वॉल्यूम क्या होती है π/3 इंटू में रेडियस स्क्वायर इंटू में h, तो 7 × 7 इंटू में हाइट दे रखी है मुझे 4। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ चुका है π/3 7 4 जा 28, तो एक 28 गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 7 से काटूंगा तो ये 4 रह जाएगा, 4 4 जा 16 और इंटू में 28, ये आ गया n। अब चारों ऑप्शन में 8 6 जा 48, यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है तो डी करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो इस टेबल को पढ़ना और पढ़ के हमें अपना आंसर बताना है। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्कूल दे रखे हैं, जैसे PQRST&U, और उसके अंदर क्लासेस दे रखे हैं 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, क्या कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो बता रखा है, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ पे इनका टोटल भी हमें दे रखा है कि टोटल कितने है स्टूडेंट्स, क्लास 5 के टोटल, क्लास 6 के टोटल, इस तरीके से। हमसे क्या पूछता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास X फ्रॉम स्कूल P, क्लास X फ्रॉम स्कूल P forms approximately what percent of the total number of students studying in class X from all the schools together। क्लास 10th में सारे स्कूल से मिला के टोटल इतने बच्चे पढ़ते हैं, ये इसका कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो 144 डिवाइडेड बाय 910 इंटू 100 करना है, तो 100 पहले कर लेता हूं और यहाँ पे 910 कर लेता हूं, ये मुझे परसेंटेज में बताना होगा। तो एक 0 से एक 0 कट गया, और कुछ किसी से कटेगा। 144 ये 13 और 7 से करता है, यहाँ पे है ही नहीं, तो सोल्व करना पड़ेगा और अपना आंसर बताना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं मुझे यहाँ पे, ये 16% है, यहाँ पे नीचे एक 14% भी है। ठीक है, अब देखो
अब हमें बेसिकली ये चेक करना है, देखो मुझे पता चल रहा है कि 20% भी नहीं है, उससे कम है, 10% से ज्यादा है, तो 15 से ज्यादा या कम ये चेक करना है बेसिकली। तो 91 से 1 जा जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 53, 530, और 53 इसका 5% से 5 से थोड़ा ज्यादा ही जाएगा, तो मेरी वैल्यू जो आंसर आएगा ना 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और 15 पॉइंट समथिंग आएगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे 16 बन सकती है, 14 नहीं बन सकती। चले आगे, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अगला सवाल, मेरे पास एक ट्राइंगल PQR है और ट्राइंगल एक DEF दे रखा है, बना लेते हैं जल्दी से। PQR और DEF कहता है एंगल P मेरे पास 52 डिग्री का है, 52 डिग्री का है, Q मेरे पास 74 डिग्री का है, D मेरे पास 54 है, E मेरे पास 74 है। हमें बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है। और यहाँ पे जब मैं देख पा रहा हूं तो 3 रिलेशन दे रखे हैं, तीनों में कहीं ना कहीं दोनों ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलरिटी की बात की जा रही है, और लास्ट में कह रहा है नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो सिमिलरिटी अगर देखनी है, जब एंगल्स दे रखे हैं तो हमें ये देखना होता है कि तीनों एंगल बराबर होने चाहिए मेरे। तो अब दो एंगल्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप तीसरा एंगल निकालो। देखो 74 है और 52 है, दोनों को सम कर दूंगा 126, 180 में से घटा दूंगा 126 को, तो मेरे पास बचेगा 54 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 54। यहां पे आपने देखा एक 54 है, एक 74 है, तो दो एंगल तो मैच कर ही गए। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 52 ही होगा, तभी 180 डिग्री सम बनेगा। तो मेरे ख्याल से 3 एंगल तो बराबर हो गए, तो सिमिलर तो बनेंगे ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा ये देखना पड़ेगा। अब देखो पहला है PRQ और FAD। P और F को देखो सेम है क्या, P 52 है और F क्या है मेरे पास 52 है, R 54, E 54 नहीं है, ये 74 है, तो ये नहीं हो सकता। R P, देखो P किसके बराबर था, आप लिख लो वरना, P मेरा बराबर आया था किसके, 52 F के। फिर मेरे पास Q बराबर आएगा किसके, 74 E के, और R मेरा बराबर आएगा D के। PQR FAD, PQR FAD चलो ऑप्शन में मिल गया, तो यही आंसर हो जाएगा, ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रही है। ठीक है, वरना क्या होता है, जैसे PQR FAD है ना, अगर इसे ऐसा भी लिख देते कि QRP, इसे रोटेट कर देते पूरा, QRP पहले QR फिर P, फिर से EDF लिख देते तो ये भी सिमिलर होते। ठीक है, तीनों हमें चेक करना पड़ता है इससे कि ऑर्डर सेम है या नहीं। क्वेश्चन में कहता है लक्षिता जो है ना, उसने एक सोफा सेट परचेज करा 27% डिस्काउंट पे। वो ये कैलकुलेट करती है कि अगर उसे डिस्काउंट नहीं मिलता ना, तो उसे सोफा सेट के लिए इतने रुपए ज्यादा पे करने पड़ते। तो हमें बताना है हाफ ऑफ द अमाउंट लक्षिता पेड फॉर द सोफा सेट। सोफा सेट के लिए उसने जितना पैसे का भुगतान किया उसका आधा कितना होगा। तो MRP को हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। उसे डिस्काउंट मिला 27% का। ठीक है, तो 27% किसे रिप्रेजेंट करेगा, जो उसे डिस्काउंट मिला, वो किसके बराबर हो गया, 17280 के बराबर हो गया। उसे एक्चुअली में पड़ा कितने का होगा, 100 में 27 का डिस्काउंट दे दिया तो उसे पड़ा होगा यहाँ पे 73% का। हमें बताना है इसका आधा कितना होगा, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 17280 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी माय आंसर। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन की मदद लेके देखते हैं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखो 2 से काट दूंगा मैं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8640। ठीक है, अब मेरे पास देखो एक जीरो आ रही है, तो मुझे भी पता है लास्ट में एक जीरो तो आएगी, और 5 का कोई फैक्टर नहीं मिल रहा, तो एक ही जीरो आ सकती है। तो एक तो ये ऑप्शन कट गया, ये और ये आंसर होंगे। यूनिट डिजिट से देखो 4 और 3 12, साथ में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 2 आए, आप कहेंगे सर 6 से, तो जीरो के बाद वाले डिजिट क्या होगी, 6 होगी, तो ये भी घट गया। अब आंसर क्या होगा मेरा, या तो 44 या फिर 23। अब इसे आप लॉजिकली देखना चाहें तो आप लॉजिकली ये देख सकते हैं, अगर कैलकुलेशन भी ना करनी हो, इसका आधा कितना होगा 36.5। तो अगर 27% 17,000 के आसपास आ रहा है,
तो ये वाली वैल्यू किसके आसपास होगी, ये 23-24 हजार के आसपास ही होगी ना। ये इसके डबल से ज्यादा तो नहीं जा सकती ना, 27 का डबल तो 54% होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो आंसर ये ही होगा। बाकी कैलकुलेशन कर लेते, 27 का काटना बहुत आसान होता है, पहले 9 से काट लेते फिर आगे और काट लेते आप, तब भी मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं आती आपको। मैंने बस बताया कि ये भी चीजें देखी जा सकती थी कैलकुलेशन बचाने के लिए। एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। कुछ इस तरीके से कि ए बी रेशियो बी सी 5:12 है, तो ये 5 रेशियो है, तो ये 12 रेशियो है, और आपको पता है 90 डिग्री है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आप 13 रेशियो निकाल ही लेंगे। चलो हमें वैल्यू बतानी है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब साइन ए को अगर मैं देखूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहेगी। साइन बी को देखूं साइन 90 होता है 1, और साइन सी को देखूं तो परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे पास किस फॉर्म में दे रखा है, अच्छा पूरा सिंप्लीफाई करके दे रखा है, तो 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 + 12 25 + 5 30, 30/13 इज द आंसर। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास, दो ट्रेनें, एक ट्रेन की लेंथ 135 मीटर, दूसरे की 89 मीटर दे रखी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन एक 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर वो जिस मोमेंट पर वो मिलते हैं उसके बाद कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करेंगे। मिलने का मतलब यह है कि इसका एक पॉइंट इसके एक पॉइंट से मिल गया, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में, कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अगर क्रॉस करना है तो इन दोनों को, जो इनकी लेंथ दे रखी है, इसकी 135 और इसकी 89, लेंथ के सम को क्रॉस करना पड़ता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो कंबाइंड टोटल लेंथ कितनी हो गई मेरे पास, 135 + 89, ये हो जाएगा मेरे पास 224। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड ऐड हो जाएगी, 58 + 32 ये हो गया 90, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। 18 से काटूंगा तो ये मेरे पास 5, 25 से इसे काट दो तो मेरे पास ये 8 पॉइंट कुछ जाएगा, 8 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, 8.96, तो वही आंसर आएगा। 9 अप्रोक्सीमेटली 9 से थोड़ा सा कम था, ये हमें दिख रहा था, क्योंकि 9 होता तो 225 होता। अगला सवाल हमारे पास, अच्छा सवाल, ध्यान से देखिए और करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है x² - 3√7x + 13 0 के बराबर है। आप बता दो x - √7 की पावर 6 -1/x - √7 की पावर 6। जब भी इस तरह का सवाल होता है, जब यहां पे हमें सिंगल x ना मिलते हुए माइनस में √7 या प्लस में कुछ दे दे, तो हम इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को किसी के बराबर मान लेते हैं। मान लो मैंने क्या करा, x - √7 को क्या मान लिया, y मान लिया, तो आप कहेंगे सर x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, y + √7। अब यहां पे आप क्या करो, y + √7 को इधर पुट कर दो x की जगह, तो y + √7 का होल स्क्वायर -3√7y + √7 और +13, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। ठीक है, यहां से मुझे कोशिश करनी है y + 1/y या y - 1/y की फॉर्म निकालूं, और उसके बाद मुझे यहाँ पे y की पावर 6 - 1/y की पावर 6 निकालना है। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सिंप्लीफाई करेंगे तो y² + 7 + 2√7y आएगा, -3√7y -21 + 13 = 0 हो गया। 7 और 13 20, तो माइनस का 1 रह गया, ये -√7y रह गया, और ये y रह गया, और y² रह गया, और ये 0 के बराबर। √7y उधर जाएगा और फिर y से डिवाइड कर देंगे, तो y - 1/y किसके बराबर आ गया, √7 के बराबर आ गया। अगर इतना हो गया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है लगभग। y की पावर 6 - 1/y की पावर 6 कैसा आएगा, आप कहेंगे सर ये y³ + 1/y³, इसमें गुना कर दो y³ - 1/y³। अच्छा, अगर y - 1/y है तो y + 1/y क्या आएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर प्लस माइनस रूट के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू होगी, √7 का होल स्क्वायर +4, यही फॉर्मूला होता है।
और ये आ जाएगा रूट में 11 प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, x ग्रेटर देन रूट 7, मतलब x माइनस रूट 7 अगर मैं करूंगा तो ये किसके बराबर, 0 से बड़ा। x माइनस रूट 7 क्या है, y क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। अगर y 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये रिजल्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रूट 11। अब यहाँ पे सोल्व कर लो, ये फॉर्मूला आपको पता है, वाई क्यूब प्लस 1/y³ क्या होगा, रूट 11। रूट 11 का होल स्क्वायर 11 माइनस 3 इंटू में यहाँ पे सोल्व करूंगा तो यहाँ पे रूट 7 और रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 7 प्लस 3, तो 8 इंटू 10 80, 7 इंटू 11 77। दिस इज माई आंसर। चले आगे। देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, मेरे पास एक क्लास है जिसमें 150 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट कराया जाता है। x प्लस 50 स्टूडेंट मैथ्स में पास होते हैं, x प्लस 40 रीजनिंग में पास होते हैं। कोई भी स्टूडेंट किसी भी दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं होता, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं होता। 80 स्टूडेंट पास करते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर। तो हमें बताना है कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ्स में पास करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, आप कहेंगे सर ये मैंने मान लिया मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे रीजनिंग में पास होने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फेल दोनों सब्जेक्ट्स में कोई भी नहीं होता। तो टोटल अगर मैं इस पूरे कर्व को देखूं, जो ये पूरा का पूरा रीजन है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं ये 150 को रिप्रेजेंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं देखता हूं मैथ्स में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो पास हुए, x प्लस 50 हैं। रीजनिंग में पास होने वाले कितने हैं, x प्लस 40 हैं। और दोनों में जो पास होने वाले हैं वो है 80। तो अगर ये 80 है, ये पूरा x प्लस 50 है, तो ये खाली मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे, इसमें से x प्लस 50 में से 80 को घटा दोगे तो ये आ गया x माइनस 30। अच्छा, खाली रीजनिंग में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे, 80 घटा दो x प्लस 40 में से, तो मेरे पास बचेगा ये x माइनस 40। इन तीनों का सम, खाली मैथ्स में पास होने वाले x माइनस 30 प्लस 80, तो ये हो गया x प्लस 50 प्लस x माइनस 40, तो मेरे पास 2x माइनस 10, ये किसके बराबर होगा, टोटल स्टूडेंट जो है 150। x का मान कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, सॉरी प्लस 10 है, ये प्लस 10 बचेगा। x का मान आ गया 70। अगर x 70 खाली मैथ्स में होने वाले स्टूडेंट्स पास हुए हैं x माइनस 30, तो x माइनस 30 ये हो जाएगा 70 माइनस 30, और रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा 40। चले आगे। अगला सवाल, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है और हमें बताना है आंसर क्या आएगा। देखो कोस स्क्वायर 48 दे रखा है, यहाँ पे साइन 48 कोस 42। आपको पता है कोस 42 को साइन 48 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 42, तो ये हो जाएगा साइन 48 कोस स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 48 आ जाएगा था, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan 36 cot 54। cot 54 को क्या लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 54, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास tan 36 ही हो जाएगा। tan 36 से tan 36 को काटूंगा तो 1 और ये आ गया 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, कहता है शाम ने 20 पेन परचेज करें एक फिक्स प्राइस पे और उसे इसके साथ 5 पेन फ्री मिल गए। इसने क्या करा, जो पेन का फिक्स प्राइस है उसे 25% बढ़ा दिया। इसने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया और 25 पेन जो फिक्स प्राइस था उस जो अभी उसने 25% बढ़ा के रखा उस पे बेच दिए। तो हमें बताना उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर रेशियो मेथड से करो तो आप डायरेक्टली कह सकते हो सर उसने क्या करा था, 20 पेन के पैसे पे करे थे, उसे मिल गए थे 25 पेन, तो जब बेचने जाएगा तो 25 पेन की ही वो वैल्यू चार्ज करेगा, तो ये उसका प्रॉफिट एक तरीके से। दूसरा प्रॉफिट उसका क्या है कि उसने वैल्यू को 25% अबव कर दिया। 25% अबव का मतलब है कि 4 अगर उसका प्राइस था तो अब उसने ऑलरेडी 5 कर दिया।
अब हमें बताना ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, तो आप सोल्व करके अपना आंसर निकाल लो। 5 से काटूंगा तो 4, 4 4 जा 16 और ये आ गया 25। कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 16 पे। 9/16 इंटू में 100% कितना होता है, वैसे तो याद होना चाहिए 56.25% होता है। अगर नहीं याद है तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर 9 को ब्रेक कर लूंगा मैं, 8 + 1 में 8/16 1/2, तो 8/16 क्या हो जाएगा 50%, 1/16 क्या होता है 6.25%। सोल्व करके ये वैल्यू पे पहुंचोगे। क्लियर है? ठीक है, अगर आप बेसिक से भी समझना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स मान के करना चाहो तो एक्स मान के ऐसे कर सकते हो। मैंने मान लिया एक जो पेन था उसकी कीमत पहले फिक्स की गई कि वो 1 रुपए होगी, तो उसने टोटल 20 पेन खरीदे, तो 20 पेन की कीमत उसने कितने पे करे होंगे, 20 रुपए। लेकिन उसे 5 पेन फ्री मिल गए, तो अब उसके पास कितने 25 रुपए के पेन आ गए। अब इसकी कीमत को भी उसने क्या करा, 25% बढ़ा दिया, तो इसका 5/4 कर दिया, और उसने इसी प्राइस पे सारे पेन बेचे, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये। कॉस्ट प्राइस है मेरा 20। अगर रेशियो निकालूंगा तो 20/25 इंटू में 5/4, तो मेरे पास वही वैल्यू आएगी। आप 5 से काट दोगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 16/25। ठीक है, वही चीज है, कैसे भी देख सकते हो। मैं जनरली रेशियो मेथड यूज करता हूं, तो एक एक करके जहां जहां प्रॉफिट होता जाता है उसे लिखता चलता हूं, तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कितनी भी स्टेटमेंट दे दे एग्जामिनर। क्वेश्चन में कहता है एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी दे रखा है, और एक कोड है मेरे पास क्या, पी क्यू, जो कि डायमीटर नहीं है और इंटरसेक्ट करती है एक्स पॉइंट पे परपेंडिकुलरली। तो यहां पे मैं मान लेता हूं एक कोड होगी मेरे पास पी क्यू, जो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट एक्स। आगे कहता है ax रेशियो bx 3/2 है, तो अगर ये 3 होगा तो ये मेरे पास 2 होगा। रेडियस सर्कल का कितना दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सेंटर यहां मान लेता हूं तो ये 5 होगा। चलो, हमें बताना है लेंथ ऑफ कोड पीक्यू। पीक्यू की लेंथ क्या होगी, तो हो गया, देखो 3 और 2 5 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, तो 1 रेशियो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे इंटू 2 कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 6, ये है 5, तो ये आ गया 1। यहां से ये रेडियस है ना, यहां से ये लाइन जोड़ दूं, सेंटर है क्योंकि ये, तो इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूंगा तो ये दूरी है 5, ये है 1, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये दूरी जो मेरे पास आएगी ये आएगी रूट में 5² - 1 दैट इज √24, जो कि होता है मेरे पास 2√6। और देखो सेंटर से एक कोड पे परपेंडिकुलर डाले तो उसे बाइसेक्ट भी करता है, तो ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होगी। तो अगर 2√6 px है तो pq कितना होगा, 2 × 2√6, और ये हो जाएगा 4√6। ठीक है, अगला सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल। देखो हमारे पास क्या दे रखे हैं, 5 सेक्शन है ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अपने स्कूल में चले जाओ, जैसा स्कूल में हुआ करता था। क्लास 12th है मेरे पास, 12th क्लास में आपके पास भी मल्टीपल सेक्शंस हुए होंगे आपके स्कूल में। तो यहाँ पे 5 सेक्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए एग्जाम में उसका परसेंटेज दिखा रखा है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए वो है 1800, और उसमें कितने कितने डिग्री स्टूडेंट्स किस किस सेक्शन के थे वो बता रखा है। आपको पता है सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो आपको पता है 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 1800 स्टूडेंट्स को। और हमसे किसी भी सेक्शन में पूछे कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्जाम में, तो हम निकाल सकते हैं गिवन डिग्री से। ठीक, आगे कहता है जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो हमारे पास टोटल 800 है। बहुत ही गंदा रिजल्ट गया है इस स्कूल का। और अगर 800 स्टूडेंट पास हुए हैं तो किस किस सेक्शन से कितने कितने बच्चे पास हुए हैं वो यहाँ पे दिखा रखा है परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में तो 100% आपका रिप्रेजेंट करेगा 800 को, और आप गिवन बता सकते हैं कि कितने बच्चे किस किस सेक्शन से पास हुए हैं। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम फ्रॉम सेक्शन ई आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। हमें बताना है
सेक्शन ई से कितने परसेंट बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो अगर टोटल की बात करूंगा तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं। सेक्शन ई से 58 डिग्री हुए हैं, तो कितना परसेंट हो गया 58 किसका 360 का इंटू में 100%, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। और यहाँ पे सोल्व करके हम अपना आंसर बता देंगे। आप कहेंगे सर जीरो ये कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 580 आप 2 से काट दो तो यहाँ पे 18, फिर 2 से काट दूं तो 9, ये आ जाएगा 145 डिवाइडेड बाय 9 और यहां से 155 है तो 16 पॉइंट समथिंग 16.1%। दिस विल बी माय आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, ये वाला टेस्ट अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मुश्किल साइड नहीं रख सकते, मॉडरेट लेवल का टेस्ट, बहुत इजी भी नहीं बहुत मुश्किल भी नहीं। इस तरह के टेस्ट के लिए तो आपको एग्जाम में प्रिपेयर होना ही है। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लासेस अपने आप में बेस्ट रहती हैं क्योंकि कम से कम टाइम में आप उसे कवर कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट जिसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी का ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आप सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं या फिर कोई और एग्जाम या फिर सीजीएल में आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, आप उसे बेटर करना चाहते हैं तो टीयर 1 और टीयर 2 की सारी क्लासेस आपको ऑफिसर बैच के अंदर मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2। आपसे इस वीडियो में यही विदा लेता हूं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।